गुड इवनिंग क्लास। देखिए, हम लोग जो बीपीएससी का सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए थे उस क्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हमने पढ़ा था पिछला क्लास में पुर्तगाली लोग आए इंडिया में, बहुत मुश्किल से रास्ता उसका खोजते खोजते आए ना। ये सब हम लोग देख चुके थे। आपको एक छोटा सा सूचना दे देते हैं, ये जो सीरीज है ना वो बीपीएससी 67 का चला रहे हैं, जो कि फास्ट ट्रैक में चल रहा है। इसमें लिखवा नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है ना, तो आप लोग को एक सुनहरा अवसर दे देंगे। सुनहरा अवसर और ऑफर भी कहिए, वो यह रहेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपको बीपीएससी 68 का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। संपूर्ण कोर्स जो होता है आपका कंप्लीट कोर्स, वो मैं करवाऊंगा 68 का। कब से? 5 सितंबर से, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। आपका होगा हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, और साइंस वाले तीनों हो जाएंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ जाता है। हल्का आपको मैथ का भी हम जानकारी दे देंगे, और थोड़ा सा रीजनिंग भी हम लोग देख लेंगे। और उसमें और हम लोग का क्या आ जाता है इस टॉपिक में, हाँ, करंट अफेयर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। करंट भी देख लेंगे और बिहार स्पेशल। अब एक सवाल आता है, कितना सारा अकेले पढ़ाइएगा? तो हाँ, अकेले पढ़ाएंगे। जैसे एक स्टूडेंट सारा सब्जेक्ट पढ़ता है ना, एग्जाम भी निकाल लेता है, वैसे ही पढ़ाएंगे अकेले। और हम आपको वादा नहीं करेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपको द बेस्ट देंगे। आपको दिमाग में बैठा देने का कोशिश करेंगे ना। तो इस समय तक हम प्रचार प्रसार भी कर लेंगे 5 सितंबर तक। अभी हमारे पास 1-1.5 महीना का समय है, और इधर हमारा 67 का भी एग्जाम भी है, तो दोनों हो जाएगा। और प्रचार प्रसार करने के बाद स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे। लाइव सेशन का भी व्यवस्था करेंगे। अभी थोड़ा स्टूडियो थोड़ा कमज़ोर है, और इसको मजबूत करेंगे और हम लोग जुड़ जाएंगे। तो बहुत जल्द आने वाला है सुनहरा ऑफर, और इसमें निःशुल्क रहेगा। अब गरीब के बच्चे भी बीपीएससी का सपना देख सकते हैं, कमीशन लेवल का सपना देख सकते हैं। और कहा जाता है ना कि हमेशा जो एम है वो थोड़ा ऊंचा रखिए, कहीं ना कहीं तीर लग ही जाएगा। तो वो वही वाला हिसाब है, हम लोग ऊंचा सोच रखेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग सेट हो जाएंगे इसी बीच में। और फिर बीपीएससी के लिए भी कंटिन्यू लगे रहेंगे, है ना। तो बीपीएससी अभी थोड़ा सुधरा है, हर साल बहाली दे देता है, इसलिए हम लोग बीपीएससी को कंटिन्यू करेंगे। कोई और अगर ढंग का बहाली आता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उसका तैयारी कैसे करवाएं। फिलहाल हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं। विशेष बातचीत बाद में हम लोग करेंगे, एक वीडियो बना देंगे, डिटेल्स उसमें दे देंगे, क्या आपको करना है, क्या हमको करना है, सब कुछ बता देंगे एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो रहेगा। आइए हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग स्टार्ट किए थे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हमने आपको बताया था कि किसी खास तिथि को हम लोग जज नहीं करते हैं कि इसी तिथि से आधुनिक भारत स्टार्ट हुआ। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब मर गए, उस समय से आधुनिक भारत इतिहास का प्रारंभ हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि मराठाओं के पतन के बाद, कुछ लोग मानते हैं स्वतंत्रता संग्राम के बाद। लेकिन हम लोग जो मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि एक क्रमिक परिवर्तन, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो परिवर्तनों को देखा गया, तब हम माने कि हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे हमने देखा कि एक महिला को पहले सती हो जाना पड़ता था, अब सती नहीं होना पड़ता है। अब पति डेथ भी कर जाए तो महिला दूसरा विवाह कर सकती है। तो ये जो परिवर्तन है, ये आधुनिकता की ओर ले जाता है। पहले छुआछूत काफी ज्यादा था, अब नहीं है, अब चीजें सामान्य हो गई हैं। तो ये परिवर्तन है। अगर कोई छुआछूत करता है तो उसको संवैधानिक रूप से दंड दिया जाएगा, हमारे पास एक प्रावधान है। तो ये जो परिवर्तन देखा गया ना, इसको हम लोग आधुनिक मानेंगे कि हम लोग आधुनिकता की ओर आ गए हैं। आधुनिकता की ओर आने का और भी बहुत सारा पैमाना है, टेक्नोलॉजी है, आर्थिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है। तो बहुत सारे परिवर्तनों को हम लोग देखे थे, पिछला क्लास में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। जिनका छूट गया है वो एक बार प्राचीन भारत भी देख लेंगे, थोड़ा सा मॉडर्न वाला भी पढ़ा है, 2-3-4 क्लास देख लेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम आधुनिक भारत एक परिचय पढ़ा चुके हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम लोग देखेंगे
पहले तो हम लोग देख चुके हैं, पुर्तगाल को हम लोग मंगा चुके हैं, पुर्तगाल आ गया है ना। हमने आपको बताया था यूरोप का सबसे बाहरी भाग, जैसे ये गाल है ना, गाल, तो पुर्तगाल, इसमें गाल छुपा हुआ है। तो उसमें भी हम लोग महसूस किए थे, देखे थे क्या विश्व के नक्शा पे कि ये गाल की तरह थोड़ा साइड में है, तो ये पुर्तगाल हो गया ना। तो आइए फिर भी हमको आज जरूरत पड़ेगा, एक विश्व के मानचित्र का जरूरत पड़ेगा। आप लोग भी टूटा फूटा मानचित्र बनाया कीजिए, हम भी टूटे फूटे बनाते हैं, उसी में थोड़ा बढ़िया बन जाता है। देखिए पहले एक भारत है, उसी में थोड़ा सा ले लेंगे आप, छोटा सा अरब को ले लेंगे, और यहाँ से आप ऐसे, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, और यहाँ पर जूता के आकार के है इटली, बताए थे जूता के आकार के है इटली। और इटली से हम लोग इधर थोड़ा सा ऐसे पुर्तगाल वगैरह बनाते हुए ऐसे ऐसे आएंगे, और इधर इंडोनेशिया वगैरह बनाकर, इतना नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा ही है, एक द्वीप है इंडोनेशिया, वो ही है। तो हमारा ये भारत हो गया। हमने आपको पिछला क्लास में बताया था कि काफ़ी संघर्षों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद लोग भारत का अंततः खोज कर लिए। आप केप ऑफ गुड होप से देखे थे, अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह तक आखिरी रूप में पहुंचा गया। जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। वो आप देखिएगा, उन्हें आज़ादी मिल जाएगा तो ये पुर्तगाली सब रहेगा भारत में, बाद में उन लोग जाएगा। तो खैर हमको उसके पीछे अब नहीं जाना है। अगला जो कंपनी है, आप पहला कंपनी देख चुके पुर्तगाल। दूसरा जो हमारे पास कंपनी है, हमने आपको पिछला क्लास में बताया था कि पहले जितना कंपनियां हैं जो भारत आई और अपना व्यापार शुरुआत किया और व्यापार करते हुए उनका पतन हुआ, तो ये सारे कंपनियों को एक बार हम लोग देख लेते हैं क्रम से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अंग्रेज को लास्ट में बुलाएंगे। हालांकि इसके बाद अंग्रेज आ गया है, लेकिन अंग्रेज को अभी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि जब अंग्रेज आएगा ना तो हमारे यहाँ आज़ादी तक रहेगा। तो जो लंबा रहने वाला है उसको थोड़ा लेट से बुलाएंगे, लेट से समझ लेंगे। पहले सारे कंपनियों को बुला लेते हैं और इसका पतन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आइए, जो दूसरा जो कंपनी है, बिना समय गंवाए, क्योंकि वीडियो भी शॉर्ट होना चाहिए, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना रहता है, करंट अफेयर्स है, सारे सब्जेक्ट हैं, तो बिना समय गंवाए आइए देख लेते हैं। डच जो है ना, ये डच, पहला पुर्तगाल देख चुके हैं, जिनका छूट गया हो पिछला क्लास देख लेंगे। डच जो है ये हॉलैंड के निवासी हैं। हॉलैंड के निवासी हैं। इसी को हम लोग नीदरलैंड भी कहते हैं। ये डच हॉलैंड के निवासी हैं, इसी को नीदरलैंड भी कहते हैं। कहते हैं 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। एक्चुअली इसका स्थापना होने का एक कारण था, पुर्तगाली इतना तेज था। आपको हम बताएं कि किस तरह से नीले जल की नीति, अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए क्षेत्र विस्तार किया, उसको पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। निनो डी कुन्हा झगड़ा झंझट भी किया। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आप देखें कि एक नीले जल की नीति अपनाया। तो आप देखें वो इतना चतुर था पुर्तगाली। अच्छा, दूसरी बात की डुप्लीकेसी करता था, नकली सामान बेचता था, जिसके चलते इधर बादशाह वगैरह से झगड़ा भी हुआ था, हम उसका पतन भी बताए हैं। तो वो इतना चतुर था, वो चाहता था कि भारत के साथ हम अकेले खाली व्यापार करें, क्योंकि भारत हम खोजे हैं, हमारा वास्को डी गामा खोज दिया है 1498 में, तो खाली व्यापार हम ही करें। परंतु होता है ना कि सब कुछ साहसी व्यापारिक होते हैं जो चुपके से रास्तों को देख लेते हैं। उसी में से एक व्यक्ति है हॉटमैन। हॉटमैन व्यक्ति का नाम है। ये जो है ये यही नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी हैं। हॉटमैन नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी हैं। ये क्या किए, चुपके से पुर्तगाली जहाज जो कि भारत में आके व्यापार करता था उसके पीछे पीछे चल दिए चुपके से, और यहाँ तक पहुँचे, भारत तक पहुँचे। ये भी अपना कुछ सर सामान लेके मसाला वसाला गए और हॉलैंड में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाए। जब मुनाफा कमाए ये हॉटमैन, तो वहाँ के राजा को लगा कि नहीं, एक कंपनी होनी चाहिए जिसके माध्यम से भारत के साथ
व्यापार हो। अतः डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। इसके कंपनी का नाम था बेरिंगदे ओट्स-इंडसे। तो हम लोग उतना पीछे नहीं जाना है, उतना डीप में पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी लिया तो आप बता देंगे, आसान है। बेरिंगदे ओट्स-इंडसे, उसका जो संकेत था वो ऐसे था, लगभग ये इसका सिंबल था। तो हम लोग इतना डीप में पढ़ेंगे, जबकि फाउंडेशन बैच हम जब चलाएंगे 68वीं के लिए, तो ये सब लिखवाते हुए चलेंगे आपको। तो इसलिए अभी हम तेजी में चलते हैं, क्योंकि उतना समय नहीं बचा है। तेजी में नहीं करेंगे तो सिलेबस पीछे हो जाएगा। तो हॉटमैन जो व्यापारी है वो चुपके से आया, देख लिया, राजा को जानकारी हुआ कितना मुनाफा कमाया है, तब उसने हॉलैंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। और डच के जो कंपनी था बेरिंगदे ओट्स-इंडसे, वो भारत आया और भारत के विभिन्न जगहों पे, जैसे मसूलीपट्टनम, निजामपट्टनम, आपका इधर पिपली, ये बंगाल का है, इधर आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु क्षेत्र का है, सूरत, इन क्षेत्रों में ये अपना कोठी स्थापित किया। कौन? डच। ये अपना इन जगहों पे आप यहाँ पर लिख लीजिए, मसूलीपट्टनम, नहीं लिखेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगा, देख लीजिए, मसूलीपट्टनम, निजामपट्टनम, ये पिपली, श्रीरामपुर, ये सब इनका क्षेत्र रहा। कासिम बाजार इनका क्षेत्र रहा। पटना के साथ भी अपना व्यापारिक कार्यों के साथ जुड़ गए, जहां से प्रमुख रूप से सोरा ले जाते थे। ये डच लोग जो थे ना, डच लोग मसालों की अपेक्षा सूती वस्त्र पे ज्यादा ध्यान दिए। सूती वस्त्र के साथ इनका व्यापार ज्यादा होता रहा। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से आई, फैली। अब आप देखिएगा, यहाँ केरल में डचों का एक कोठी है, जिस जगह का नाम है त्रावणकोर। त्रावणकोर थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, नाम भी चूंकि ऐसा है कि आप लोग को याद नहीं होगा, तो लिख देते हैं थोड़ा अच्छा से। त्रावणकोर एक जगह है। त्रावणकोर के राजा का नाम है मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा के साथ डचों का झगड़ा हो गया, जिसके चलते मार्तंड वर्मा त्रावणकोर को खाली करवा दिया। डच यहां खाली करती है। अब देखिए, 1759 में एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। ये अंग्रेज और डचों के बीच होगा, और अंग्रेज इसको अंतिम रूप से डचों को पराजित कर देंगे और डच यहां से समाप्त हो जाएंगे। आपने तीन चीज देखा, एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, जो कि भारत में आकर साम्राज्य विस्तार किया। डचों का प्रमुख कार्य, जैसे सूती वस्त्र आप देखें, पटना के साथ सोरा का व्यापार देखें। तीसरा आपने देखा, ये दूसरा चीज था, तीसरा आपने देखा इसका पतन। तो पतन में आप, ये कोलाचेर का युद्ध कहलाता है, जो त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा के साथ जो झगड़ा होता है। तो पतन में आप देखें दो कारण रहा, एक वांडीवास, एक बेदरा का युद्ध, एक कोलाचेर का युद्ध। तो इस प्रकार से डच यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अगला जो व्यापारी कंपनी है, हम लोग तेजी में देखते जाएंगे, हल्का हल्का डिटेल्स लेते जाएंगे और देखते जाएंगे। अगला जो हमारे पास व्यापारी कंपनी है वो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेनिश को हम लोग डेनमार्क कहते हैं। डेनमार्क लगभग इधर है, डेनमार्क है, आप नॉर्वे इधर है, इधर डेनमार्क है। और डेनमार्क का अधिकार ग्रीनलैंड पर भी है। वर्तमान में ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। अमेरिका वाला बोला कि ग्रीनलैंड हमको दे दो, मुंह मांगा पैसा देंगे, परंतु डेनमार्क नहीं दिया। खैर हमको उसके पीछे नहीं जाना है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक बार आ गया है कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का। आइए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ये क्रिश्चियन चतुर्थ एक राजा है यहाँ के। क्रिश्चियन चतुर्थ के नेतृत्व में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। ये लोग रास्ता नहीं देखे हैं। आप देखें, डच लोग बड़ा मशक्कत करके भारत में आया, पीछे पीछे चोरी छिपे आया। ये लोग नहीं देखे हैं। ये लोग भुलाते भटकाते भारत पहुंचा, तो वो भारत नहीं पहुंचा। यहाँ पर एक द्वीप है
जिसका नाम है श्रीलंका। इन लोग लिखा, इन लोग का राइटर भी हुआ करता था ना इन लोग, तो लिखा कि बहुत भुलाते भटकाते सिन्हल द्वीप पर पहुंचे, सिन्हल द्वीप के उत्तरी सीमा में अपना कोठी बैठाए, जिसका नाम त्रैंकोमाला था। त्रैंकोमाला, आप देख रहे हैं ये माला के आकार के हैं, तो त्रैंकोमाला में अपना कोठी स्थापित किए। इस प्रकार से ये भारत में भी गए और त्रैंकोबार में भी कोठी स्थापित किए। त्रैंकोबार यहाँ पर लिखा हुआ था, त्रैंकोबार में भी कोठी स्थापित किए। फिर निकोबार वगैरह में भी कोठी स्थापित करेंगे, इधर कासिम बाजार वगैरह में भी, बंगाल के क्षेत्र में भी अपना कोठी स्थापित करेंगे। ये कौन? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके साथ एक समस्या होता है, कृष्ण चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हालत खराब हो जाता है। पहला कारण। दूसरा कारण ये रहा, आपने देखा कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया, ये किस प्रकार से आए श्रीलंका द्वीप पे और भारत में फैल गए। इसके बाद हम इसका पतन की ओर चल रहे हैं। ये जो पुर्तगाली हमारे पास थे वो चोरी के लिए ज्यादा विख्यात थे और ये डुप्लीकेसी के लिए ज्यादा विख्यात थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम लगता है उल्टा बता दिए थे। तो पुर्तगाली चोरी के लिए, तभी तो चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दिए, क्योंकि बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह जो था चोरी करने के लिए काफी आसान जगह था उनका। और डेनमार्क जो था ना वो पायरेसी के लिए जाना जाता था, डुप्लीकेसी के लिए, डुप्लीकेसी बहुत करता था, जिसके चलते इसको औरंगजेब से युद्ध हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा और यहाँ से अंग्रेजों के जहाज लेकर ये त्रावणकोर में आकर छिप जाएंगे, त्रावणकोर में आकर छिप जाएंगे और उसी समय कृष्ण चतुर्थ की मृत्यु हो जाएगी और ये 20 वर्षों तक इसी तरह से छिपे रह जाएंगे। फिर कृष्ण चतुर्थ के मरने के चलते इनकी हालत खराब हो जाती है, ये नहीं टिक पाएंगे भारत में, जिसके चलते एक मजबूत कोठी है जिसको हम लोग जिसको सेंट थोमा की कोठी कहते हैं, उसमें आके छुप जाते हैं और लंबे समय तक छुपे रहते हैं। जब यहाँ राजा बदलेगा डेनमार्क में, उस टाइम ये कृष्ण चतुर्थ है ना, फ्रेडरिक चतुर्थ जब राजा हुए, फ्रेडरिक पंचम थे शायद, फ्रेडरिक पंचम राजा जब हुए, तब जाके इनको पता चला कि कुछ हमारा कंपनी भारत में भी व्यापार कर रही है। अतः फ्रेडरिक पंचम ने अपना कुछ दूत भारत में भेजा और भारत में भेजने के साथ साथ इनकी स्थितियों को मजबूत करवाया। साथ ही ये लोग औरंगजेब वगैरह से माफी भी मांगे मुगल बादशाह से और पुनः अपने आप को भारत में स्थापित करने के लायक बने। दूसरा बार ये है जब ये अपने आप को एग्जिस्ट कर रहे हैं भारत में। फिर से ये लोग माफ कर दिया, चलो व्यापार करने आया था, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं है, इतना बड़ा क्षेत्र है, कहीं भी अपना जी खा लेगा। फिर डेनमार्क अपना विभिन्न क्षेत्रों में अपना कोठियां स्थापित किया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। तीसरा बार जब हम लोग देखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट जब मजबूत होगा तो वो पूरे लगभग यूरोप को जीत लेगा और उस समय भी इनकी हालत खराब हो जाएगी और ये अंतिम रूप से भारत में समाप्त हो जाएंगे जब नेपोलियन बोनापार्ट मजबूत होगा, लगभग 1742 के आसपास, 1772 के आसपास। तो ये फिर से समाप्त हो जाएगा। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली एक कहानी जान लेना है कि डेनमार्क भी आया। ये हमारे यहाँ 1616 में आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। आप देखें कुछ दिन बाद इनका स्थिति खराब होगा तो 20 वर्षों तक किला में ही कैद रह जाएंगे। तो इस प्रकार से डेनमार्क भी आया और अपना समाप्त हो गया। यहाँ पर लंबे समय तक नहीं टिक पाया डेनमार्क। अगला जो हमारे पास कंपनी है वो है फ्रांस। हमने आपको बोला था सारे कंपनियों को बुला लेना है, बुलाने के साथ साथ क्या करना है, सबका पतन करवा देना है। और पतन करवा के जब हम अंग्रेज को बुलाएंगे तो अंग्रेज फिर हमारे यहाँ लंबे समय तक टिकेंगे। फिर हम लोग देश के आज़ादी तक अंग्रेजों के साथ चलेंगे और देखेंगे क्या उनकी नीतियाँ रही, क्या उनका सामाजिक आर्थिक परिवर्तन रहा और किस प्रकार से
हमारा देश सोने जैसा जो चिड़िया था उसको लूटने का काम किया अंग्रेजों ने। ये सब हम लोग देखेंगे, आर्थिक नीतियाँ वगैरह पढ़ेंगे, इनको आने से कुछ लाभ भी हुए वो भी हम लोग देखेंगे। तो खैर आइए फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि लुई 14वां एक राजा है। लुई 14वां फ्रांस का एक राजा है। फ्रांस इस समय 1600 के आसपास बहुत मजबूत देश है। फ्रांस 1664 में आएगा भारत में, 1664 में। और इस समय फ्रांस बहुत मजबूत देश है। कहाँ? यूरोप में। फ्रांस लगभग यहाँ पड़ेगा, देखिए इधर गाल हो गया तो पुर्तगाल हो जाएगा, इधर स्पेन हो जाएगा और यहीं पर फ्रांस हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रांस है, एक मजबूत देश है। कहा जाता था कि फ्रांस को जब सर्दी होता था तो पूरा यूरोप छींकता था। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि फ्रांस सर्दियाल था, इसको कोरोना हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रांस को सर्दी होता था तो पूरा यूरोप छींकता था। कहने का मतलब कि फ्रांस अगर किसी भी चीज में संशोधन करता है, कोई भी कार्य करता है, तो पूरे यूरोप के लोग इसका कॉपी करते थे। जैसे अभी आप देखे होंगे एक सिनेमा बना था पुष्पा द राइजिंग, उसमें अल्लू अर्जुन कहता है ना झुकेगा नहीं, तो ऐसे ऐसे करता था तो सारे लड़के लोग ऐसे ऐसे करने लगे, झुकेगा नहीं ऐसे, और सब लोग अपना पुष्पा नाम रखने लगा। तो मतलब यह हुआ कि अल्लू अर्जुन को सर्दी हुआ है, जो हीरो है साउथ मूवी का, तो पूरा लड़कन छींक रहा है, यानी कि पूरा भारत उसको कॉपी कर रहा है। मतलब यह है, जैसे सलमान खान है, वो तेरे नाम ऐसे ऐसे बाल रख लेता है तो फिर लड़का लोग भी ऐसे ऐसे बाल रखने लगता है। तो कहने का मतलब है कि उसको बॉलीवुड को सर्दी हुआ तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा छींक लेते हैं कि चलो भाई कॉपी कर लिए। सेम कंडीशन था। फ्रांस मजबूत देश है, इसका पूरा चलती है, ये जो करेगा पूरा यूरोप उसको कॉपी करता था। यहाँ का राजा है लुई 14वां। लुई 14वां बहुत मजबूत राजा है, कड़ा डिसीजन लेने वाला है। वो कहता था मैं ही राज्य हूँ और मेरा कथन ही कानून है। ये लुई 14वां कथन है। बाद में लुई 16वां आते आते फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगा। तो इस समय फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और यह भारत में आया व्यापार करने के लिए। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कासिम बाजार, पिपली, आपका सूरत, मद्रास के क्षेत्रों में ये विभिन्न जगह फैला। कौन? फ्रांस विभिन्न जगह फैला, साथ ही व्यापार करना शुरू किया। अब तक जो भी व्यक्ति आता था केवल व्यापार करता था। राजा से परमिशन लेगा, व्यापार करेगा, राजा से परमिशन लेगा, व्यापार करेगा। फ्रांस यहाँ आने के पीछे थोड़ा कहानी है, उसको हम बाईपास कर दिए। जैसे कहानी है कि विलियम कैरी वगैरह हैं, इधर कुछ लोग इसको डच के जो एक अधिकारी है उसको बोलेगा कि मेडागास्कर द्वीप पे आप व्यापार कीजिए, ये सब कहानी को बाईपास कर दिए। और यहाँ आप जानिए कि भारत में फ्रांस आ चुका है। विभिन्न क्षेत्र जो जैसे कि कासिम बाजार, पिपली, मद्रास, ये सब क्षेत्रों में ये बस चुका है, अपना अपना कोठी स्थापित कर लिया और व्यापार करना शुरू कर दिया। अब तक जो भी कंपनी आता था उसका मूल उद्देश्य भारत में केवल व्यापार करना था। परंतु फ्रांस का ही एक गवर्नर है जिसका नाम है, बहुत महत्वाकांक्षी गवर्नर है जिसका नाम है डुप्ले। डुप्ले बहुत तेज गवर्नर है। डुप्ले जब आता है भारत में तो इसने भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना शुरू किया। जब राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगा तो देखा देखी चलता है ना, फ्रांस जब करने लगा तो इंग्लैंड भी चाहा कि हम थोड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप कर लेते हैं, जिसके चलते आप देखेंगे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न होगा और एक टकराव होगी, जिसके कारण फ्रांस का पतन हो जाएगा। आपने देखा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, भारत में इसका विस्तार और इसके पतन की ओर देखते हैं तो हमने आपको बताया डुप्ले एक महत्वाकांक्षी गवर्नर है। इसके आने के बाद न केवल व्यापार पर ध्यान दिया गया बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे। कौन? डुप्ले। साथ में डुप्ले के देखा देखी पूरा अंग्रेज लोग भी राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगा, जिसके कारण आपसी मतभेद हुआ और 3 युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांस के बीच। पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच? अंग्रेज और
फ्रांस के बीच। आप देखेंगे पहला और तीसरा कर्नाटक युद्ध का कारण अंतर्राष्ट्रीय है, जबकि दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण आप देखेंगे भारतीय कारण रहेगा। पहला कर्नाटक युद्ध का कारण रहा ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनका निधन हो गया। इंग्लैंड चाहता है कि उनका जो डिपेंडेंट है, जो आश्रित है, वही वहां का राजकुमार बने, परंतु फ्रांस चाहता है कि वही राजकुमार बनेगा तो उससे हमको हानि है, अतः वो नहीं चाहता है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार उसके आश्रित ही बने, जिसके चलते यूरोप में तनाव है ऑस्ट्रिया में, और इन लोग बंगाल में क्या कर रहा है कि अपना अपना कोठी के किलाबंदी कर रहा है। डर है कि उधर लड़ेगा तो इधर भी फटाफटी कर देगा। फलस्वरूप दोनों में एक आपसी टकराव होगा और झगड़ा हो जाएगा, जिसके चलते ये इंग्लैंड हार जाएगा, मान जाएगा। कारण इसका क्योंकि इंग्लैंड नहीं चाहता था कि मामला इतना बढ़े। इंग्लैंड का सीधा फंडा था कि चुपचाप उसका जो आश्रित है उसी को बना दीजिए। जैसे वहाँ हैबसबर्ग नामक एक साम्राज्य चलता था, एक वंश था, उन्हीं के मारिया थ्रेसा जो थे उन्हीं को बनाना था, परंतु नहीं बनाने के लिए चाहा कौन? फ्रांस। फलस्वरूप दोनों आपस में भिड़े नहीं, पहले अपने अपने कोठी को किलाबंदी करने लगे। अंग्रेज नहीं चाहता था कि झगड़ा हो, और दक्षिण भारत में स्थिति यह था कि अनिरुद्दीन एक व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में ये लोग अपना व्यापार कर रहे थे। वहां का राजा है अनिरुद्दीन भी चाहता था कि मेरे क्षेत्र में शांति रहे। इसने फ्रांस को समझाया कि झगड़ा मत करो डुप्ले को, परंतु डुप्ले नहीं माना। फलस्वरूप दोनों में झगड़ा हुआ और इंग्लैंड हार गया, परंतु अनिरुद्दीन घुसा गया किससे? फ्रांसीसियों से। और बाद में ये लोग क्या किए, अंग्रेज तो तेज थे, वे लोग क्या किए, एक शार्पेल की संधि किए जो कि जर्मनी में है, उस जगह का नाम है, और आपसी मतभेद को भुलाकर दोनों आपस में मित्र हो गए, और जो फ्रांस छीना था अंग्रेजों के क्षेत्र को वापस कर दिया। दूसरा युद्ध आप देखिएगा तो देखिएगा कि हैदराबाद के निजाम टपक गए हैं। फ्रांसीसी चाह रहे हैं कि हैदराबाद के जो अथी है निजाम जो मरा है उसके बेटा नहीं बल्कि पोता बने राजा। अंग्रेज चाह रहे हैं कि उसका बेटा बने, उसका पोता कुछ उसको फ्रांसीसी को ऑफर दे दिया है। फलस्वरूप दोनों में फिर से झगड़ा हो जाएगा और दोनों आपस में लड़ने के बाद फिर से अस्थिर हो जाएगा, दोनों फटाफटी करने के बाद, और दूसरा में पांडिचेरी या पुदुचेरी के संधि होगा और फिर एक दूसरे के राज्य वापस कर देंगे। तीसरा में है कि अमेरिका के कनाडा पे फ्रांस का अधिकार है। इंग्लैंड चाह रहा है कि उस पर हमारा अधिकार हो जाए। फलस्वरूप यहाँ दोनों फटाफटी कर लेगा और अंत में जाकर पांडिचेरी के संधि करेगा, पेरिस के संधि करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि, और फिर दोनों में समझौता हो जाएगा। फिर दोनों आपस में मित्र नहीं होंगे, बल्कि अंतिम रूप से फ्रांसीसियों को इंग्लैंड पराजित कर देगा। आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध तक डुप्ले को वापस बुला लिया गया है, क्योंकि बार बार झगड़ा कर ले रहा था। अंग्रेज ने उसको धमकाया फ्रांसीसियों को कि देखिए बार बार डुप्ले झगड़ा कर रहा है, इसको वापस बुलाइए। उसको वापस बुला लिया। तो दूसरा का जो आया था वो काउंट लाली आया था, उसका नाम है काउंट लाली। ये गवर्नर है डुप्ले के बाद का, ये भी महत्वाकांक्षी है, ये भी डरने वाला नहीं है। इसका और भी बहुत सारा कहानी है। एक भूसी नामक एक व्यक्ति था जो हैदराबाद में सैनिक का प्रतिनिधित्व कर रहा था, फ्रांसीसी जो अधिकारी था। काउंट लाली ने उसे हटा दिया वहां से, जिसके चलते फ्रांस कमजोर हो जाता है। ये बड़ा भूल है इसका। और दोनों में कर्नाटक के तीसरा युद्ध में दोनों फटाफटी कर लेता है अंग्रेज और फ्रांसीसी, जिसके चलते फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज सहानुभूतिपूर्वक काउंट लाली और बुस्सी को फ्रांसीसियों को सौंप देता है और कहता है कि हम नहीं कुछ किए, तुम ही इन लोग को समझाओ कि बार बार हमला काहे करता है। चाहे तो तुम करवाए हो, अगर तुम करवाए हो तो फिर तुमसे लड़ेंगे, यानी कि फ्रांस से लड़ेंगे, इंग्लैंड ने बोला। परंतु अगर तुम नहीं करवाए हो तो इन लोग को फांसी की सजा दो। और अंत में फ्रांस के
कोर्ट में काउंट लाली के खिलाफ एक मुकदमा चलता है और फांसी का सजा मिलता है। और इस प्रकार से कर्नाटक के तृतीय युद्ध के साथ फ्रांस भी अंतिम रूप से पराजित हो गया और भारत में अब आएंगे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के साथ साथ दूत आएंगे और फिर इस प्रकार से हम लोग भारत में इसका विस्तार को देखेंगे और इसका पतन नहीं होगा। ये लंबा समय तक चलेगा और 1947 में इसका पतन होगा और तब हम लोग महसूस करेंगे कि हम लोग आज़ाद हो गए और आज़ादी का तराना गाएंगे। और उसके बाद संविधान का रचना होगा और संपूर्ण देश भारतीय संविधान के अनुसार चलने का शपथ लेगा और प्रत्येक नागरिक को यह फर्ज होगा कि संविधान के प्रमुख धाराओं का सम्मान करे, उसके बताए गए रास्तों पे चले और एक हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ के रूप में हमारा संविधान मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे कल अंग्रेजों को बुलाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत परेशानी होता होगा देखने में तो थोड़ा ब्राइटनेस तेज कर लीजिए, मेरा स्टूडियो थोड़ा कमजोर है, फिर धीरे धीरे इसको ठीक कर लेंगे। और जो हम डेट दिए हैं 5 सितंबर, तो 5 सितंबर से एक फाउंडेशन बैच फिर से बता देते हैं 68 का स्टार्ट करेंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट को ये सारे चीज़ों को पढ़ाते हुए धीरे धीरे लिखाते हुए चलेंगे ताकि आपको याद भी रहे और लंबे समय तक याद रहे, एग्जाम में आप पास करें। आप लोगों को करना है इसको सब्सक्राइब कर देना है और लोगों को शेयर कर देना है ताकि गांव घर के गरीब बच्चे जो पैसे के चलते नहीं पढ़ पाते हैं वो कम से कम पढ़ें। और यह सब चीज़ जब कहानी के रूप में देखेंगे तो लोगों को इंटरेस्ट जगेगा। इतिहास वगैरह से चूंकि इंटरेस्ट नहीं रहता था इसीलिए हम प्राचीन भारत से स्टार्ट किए थे कि प्राचीन भारत पहले पढ़ा देते हैं, सबसे टफ सेक्शन होता है। और उस समझ में आ गया तो आधुनिक तो सब महात्मा गांधी सब घरे के आदमी हो गए, अंग्रेज तो घरे आया था, किस प्रकार से उसको मार पीट कर भगाएं, ये सब अभी हम लोग देख लेंगे। तो खैर हम लोग मिलते हैं अगला दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।